A very good hello to everyone who ever is watching my video. My name is CMA Payal Podar and welcome to my channel The Commerce Center. So today's video will be on the topic of ratio analysis. ये टॉपिक की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वर्ड्स कम पड़ेंगे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर स्टूडेंट लाइफ एज वेल एज इन योर वर्किंग लाइफ. अगर आप कल वर्किंग प्रोफेशनल बनेंगे तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कुछ अगर वेटेज रखेगा तो वो है रेशियो एनालिसिस. तो नेवर नेवर लीव दिस टॉपिक. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ लीव दिस टॉपिक? बिकॉज ये चैप्टर अगर आपको पता होगा इट कैरीज अराउंड 35 to 40 फॉर्मूलाज. तो बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं. दे थिंक दैट अभी 35 to 40 याद तो रहने नहीं वाले. बेटर टू लीव द चैप्टर ऑफ. डोंट डू दिस स्टूडेंट्स, डोंट डू दिस एट ऑल. Not only for your current life, even if your future life, this becomes one of the very important chapters. ठीक है, तो इसको कभी मत छोड़िए. जो चीज प्रैक्टिकल आने ही वाली है उसको क्यों छोड़ना है. ठीक है. एक और चीज है, फॉर्मूलाज को याद मत करो. याद करोगे तो भूलोगे. बेटर ऑफ आप इसके कंसेप्ट को समझिए. हर एक फॉर्मूला कुछ कंसेप्ट आपको समझाएगा. आप एक बार वो कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक बार वो स्ट्रक्चर को समझ लिए पूरे फॉर्मूलाज के. आई एम श्योर you are not going to forget it for your life. ठीक है. Let us just now begin that what is ratio analysis and हम क्या पढ़ने वाले. देखो स्टूडेंट्स, रेशियो अभी देखिए नाम ही चैप्टर का हम लोगों को बता रहा है दैट वी आर गोइंग टू डील द होल चैप्टर विद नंबर ऑफ रेशियोज. ठीक है. तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है. ठीक है. बेसिकली अ रेशियो इज अ रिलेशनशिप. रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. क्या है ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू नंबर्स. आप बोलेंगे मैम कौन से टू नंबर्स. ठीक है. अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे रिलेशनशिप बताता है. फॉर एग्जांपल आप 50/10 लेती हूं मैं. ठीक है. तो 50/10 क्या हुआ, 0 0 कैंसिल, 5:1. ठीक है. लेट अस टेक 16/12. 4 will be the common factor. 4 4s are 4 3s are, that means 4:3 will be my ratio. ठीक है. The same way you can take a turns of formulas. ठीक है. 10:1. तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ डिवाइड किए हैं मेरे दो नंबर्स और मुझे क्या रिजल्टेंट मिला है, रेशियो. ये मेरा एक क्या हो गया, हर एक मेरा रेशियो बन गया है. दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. ठीक है. आपको डिवीजन फॉर्म में करना है, रिलेशनशिप को बताना है पूरे चैप्टर में. और ये ज्यादातर आपको फॉर्मूलाज आपको प्योर फॉर्म में ही मिलेंगे. ठीक है. अब ये रिलेशनशिप आप ये दो नंबर को कहाँ से लेंगे, आपके माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैम कहाँ से लेना है. देखिए ये नंबर्स आएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ये फिगर्स कहाँ से आएंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ठीक है. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने सारे फिगर्स है, कौन सा फिगर लेना है पर्टिकुलर फॉर्मूला में मैम, वो कैसे समझ में आएगा. ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर विल बी ऑन द नेम. ऑन द नेम. आपको फॉर्मूला के नाम पे जाना है. आपके फॉर्मूला ने जो आपसे मांगा है आप वही उसको दीजिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं फिक्स एसेट रेशियो. ठीक है. क्या नाम दिया अपन ने, फिक्स एसेट रेशियो. देखिए फिक्स एसेट रेशियो में आपको दो नंबर्स चाहिए हमें, राइट. हर एक फॉर्मूला के दो फिगर्स रहेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स. तो एक तो मुझे पता ही चल रहा है, इसमें कौन सा एक पता चल रहा है कि फिक्स एसेट्स तो आना ही है, राइट. अब जो सेकेंड फिगर है वो मेरी लॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे हमको सेकेंड फिगर डिटेक्ट करना है. क्लियर. अब और एग्जांपल लेते हैं. समझिए वर्किंग कैपिटल रेशियो. ठीक है. वर्किंग कैपिटल रेशियो. अब इसमें भी मुझे पता चल गया मेरा एक फिगर वर्किंग कैपिटल है, राइट. सेकेंड मेरी लॉजिक के हिसाब से मैं देखूंगी कि कौन सा सेकेंड रेशियो होगा. ठीक है. अभी एक कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी आपको दिखेंगे जो आपको दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही बता रहे. ठीक है. अब ये कौन से फॉर्मूलाज होंगे देखते हैं. और डेप्थ इक्विटी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. डेप्थ इक्विटी. अब इसमें खाली एक नहीं है, दो है. डेप्थ और इक्विटी अलग होता है, इफ यू पीपल नो. ठीक है. दैट मीन्स एक तो डेप्थ है और एक इक्विटी. दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगानी ही नहीं पड़ी, राइट. इसमें विदाउट लॉजिक मुझे फॉर्मूला डिटेक्ट हो गया. दैट मीन्स डेप्थ अपॉन इक्विटी इज माय फॉर्मूला फॉर डेप्थ इक्विटी रेशियो. बेसिकली ये क्या बता रहा है, देखिए मैं आपको एक नॉर्मल इस पे एग्जांपल से रिलेट करती हूँ इसे. मैं अभी
एक शॉप में गई, मैंने पूछा उनको कि भाई प्लीज मुझे प्रोफेशनल शर्ट दिखाइए, ठीक है। अब वो भाई साहब ने मुझे आके दिखा दिया नॉर्मल टी शर्ट, ठीक है, तो क्या मुझे चलेगा? इज ही डूइंग द करेक्ट थिंग? नो, आई आस्क्ड हिम पर्टिकुलरली टू शो मी द ऑफिस शर्ट्स, देन टी शर्ट तो नहीं होता ऑफिस शर्ट। दैट मीन्स सेम थिंग गोज हियर। आपको फिक्स्ड सेट पूछा गया है तो आप कुछ और क्यों देंगे उनको? फीड और कुछ करेंगे क्या? जो मांग रहे हैं वो फीड करिए, राइट। यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल मांगा है तो वो फीड कीजिए, यहाँ पे डेप्थ इक्विटी मांगा है तो दोनों ही उन्होंने बता दिया मुझे डेप्थ और इक्विटी दोनों चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स दोनों मांगा तो दोनों दे दो। तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी है आपकी रेशियो एनालिसिस की, इट विल डिपेंड ऑन द नेम ऑफ द फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर आप नाम को अच्छे से जानते हो, उसकी लॉजिक को जानते हो, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स क्यों हो रहा है, वी विल सी दैट एंड देन यू कैन डिटेक्ट द सेकंड, ठीक है। सो इस तरह से रेशियो एनालिसिस बहुत ही इजी फॉर्म में जाएगा। तो we'll see in the next this that how we'll be going to learn the formulas. Okay, see students, many students you know when they go ahead they get a very big problem that ratios तो सिर्फ हमेशा डिवीजन फॉर्म में ही रहता है, it is always in the pure form. No, it's not like that. Sometimes even the ratios you know divert from their pure forms and become a percentage form or a rate form, ठीक है। अभी परसेंटेज और रेट कब अप्लाई होता है, just give me a minute to explain this. देखो, प्योर फॉर्म का मतलब प्योर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल द करंट असेट्स आर 2 lakhs एंड द करंट लाइबिलिटीज इज 1 lakh, सो विल डिवाइड 2 by 1, दैट मीन्स द रेशियो इज 2:1। तो कुछ रेशियोज आपको बोलेंगे प्योर फॉर्म्स में ही आपको दिखाना है, ठीक है, ज्यादातर रेशियोज। इनफैक्ट कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं प्योर फॉर्म नहीं, बट अ परसेंटेज फॉर्म विल बी बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधा एग्जाम्पल दूं, परसेंटेज का मतलब व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 100, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अगर हमने 100 से कोई भी फिगर को मल्टीप्लाई किया, विल गेट अ परसेंटेज फॉर्म। सर्टेन रेशियोज आर मोर मीनिंगफुल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, वो मीनिंगफुल ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम उनको परसेंटेज फॉर्म में बताना चाहते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ एग्जाम्पल इन द फॉर्म्स लीजिए, एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब आपको सब रेशियो समझ में आएंगे तो आप ये बहुत जल्दी पिकअप करेंगे, ठीक है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख था और नेट सेल्स 4 लाख था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 2/4 हो गया, तो दैट मीन्स द रेशियो इज कमिंग 1:2। ग्रॉस प्रॉफिट 1/2 है सेल्स का। ऐसे बोलने में अच्छा लगेगा, कैसे बोलने में अच्छा लगेगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज 50% ऑफ द सेल्स। Yes, the company declared this way. The gross profit was 50% of the sales. So this is the way to express. ठीक है, ये बेटर वे है एनी टाइम एक्सप्रेस करने का, तो हम इसमें परसेंटेज फॉर्म लेते हैं कहीं कहीं। अब कोई रेशियोज ने थर्ड फॉर्म ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज रेट फॉर्म। अब रेट कहाँ लगेगी हम आगे देखेंगे, बट एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। देखो रेशियो, इसका रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, आपके सालाना में ये चीज कितनी बार हुई है, ठीक है। देखो रेशियो इज नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। ज्यादातर हम 1 साल का एनालिसिस करते हैं तो 1 साल की पीरियड की बात करेंगे। इफ अ स्टॉक टर्नओवर इज 8 times अ ईयर, अगर स्टॉक कंपनी ने बोला था स्टॉक टर्नओवर इज 8 times, इसका मीनिंग क्या है? दैट स्टॉक 8 बार साल में टर्न टू द सेल्स, द स्टॉक टर्न टू सेल्स 8 times अ ईयर, ठीक है। दैट मीन्स स्टॉक हैज कन्वर्टेड इनटू सेल्स 8 times इन 12 months, ठीक है। आप सिर्फ ये समझिए अभी फिलहाल के लिए, आप एग्जांपल्स अभी नहीं समझ पाएंगे सिंस वी आर नॉट एट ऑल अपने शुरू किए, बट ये इंपॉर्टेंट है आपको बताने का कि कहीं रेशियोज प्योर फॉर्म में आएंगे, कहीं परसेंटेज फॉर्म में आएंगे और कहीं नंबर ऑफ टाइम्स भी आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, विल स्टार्ट विद द रेशियोज। सो अभी तक हमने ये देखा कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। ये 2 फिगर कहाँ से लेनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेनी है। ये 2 फिगर्स कौन से होंगे ये कैसे पता चला हम लोगों को? नेम ऑफ द फॉर्मूला से, राइट। एक तो नाम ही बता देता है, दूसरा कुछ नॉलेज लगेगी, कुछ कंसेप्ट लगेंगे जहां से हम सेकेंड भी डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? वाई आर वी डूइंग दिस? ठीक है, देखो ये सबसे बड़ा रीजन है इसकी इंपॉर्टेंस का। अगर आप ये नीड ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंस समझ लेंगे एंड व्हाई आर वी डूइंग समझ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड माय 12th इज जस्ट स्टार्टिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, राइट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा क्या काम है, मैं देखूंगी कि 11th स्टैंडर्ड में मेरे कौन से सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कौन से सब्जेक्ट्स में मेरा कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, मतलब मेरी खुद के कंसेप्ट नहीं क्लियर थे, कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा कहीं कहीं।
तो बेसिकली आई विल लुक फॉर द गुड एंड द बैड फैक्टर्स that was there in the past performance, so that the good factors are maintained and improved, and the bad factors I have to focus on them and improve them, right? This is called as the analysis of the past performance. ये एज ए स्टूडेंट सिर्फ आपको नहीं करना पड़ता, ये देखने जाए तो ये हर एक कंपनी, हर एक फर्म करती है कि लास्ट ईयर में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया था, राइट? अब आप स्टूडेंट है तो आपका परफॉर्मेंस आपके मार्क्स से दिखता है रिजल्ट में. अब कंपनी की रिजल्ट बताने के लिए एक ही चीज है हमारे पास, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो उसका रिजल्ट आके खड़ा कर देता है कि साल भर उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, राइट? तो ये कंपनी की जो एनालिसिस है, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग है वो ये चैप्टर करती है, दैट इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस. ठीक है, दैट मीन्स कंपनी का स्टेटा बता देती कि कंपनी ने पूरे साल किया क्या एग्जैक्टली. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में. ठीक है, अगर कंपनी को खुद को ही नहीं पता पड़ेगा उसने लास्ट ईयर में क्या मिस्टेक्स की थी तो आगे कैसे सुधारेगी, राइट? कहाँ अच्छा था तो कैसे उसमें ही फोकस करके और इम्प्रूव करेगी. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एनालाइजिंग ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस. ठीक है, देखो अभी ये मैंने इसलिए थ्योरी लिखा है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स अवॉइड थ्योरीज. इफ यू डोंट नो द थ्योरी, हाउ विल यू राइट द पेपर, राइट? सो बेसिकली मैं सिर्फ एक रीडिंग करूंगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो रेशियो एनालिसिस क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस of computing and presenting the relationship between the items in the financial statement. ये क्या करता है? कंप्यूट करता है और प्रेजेंट करता है किसको? रिलेशनशिप को ऑफ टू आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, यही हमने देखा अभी तक, ये इंग्लिश में लिखा है, नथिंग एल्स वाज देयर. इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. फिगर्स हमेशा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, वही करे ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इफ यू राइट बोथ इट्स बेटर. देखो रेशियो एनालिसिस इज यूज्ड, अभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आ गया, दिस इज द इवेल्युएशन. हम एक्चुअली पूरा चैप्टर इवेल्युएट ही कर रहे हैं कंपनी का हर एक चीज, एक रेशियो, कभी दूसरा रेशियो, कभी तीसरा रेशियो. इन शॉर्ट वी आर इवेल्युएटिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. देखने जाए तो ये पूरा एक लाइन में पूरा रेशियो को बता दिया है, दैट वी आर इवेल्युएटिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस वुड बी ऑपरेटिंग ऑल्सो एंड फाइनेंशियल ऑल्सो. ठीक है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना ही हमारा काम है रेशियो एनालिसिस में. ठीक है, अब ये चीज हम चार पार्ट ऑफ, ये पूरे जो भी फॉर्मूलाज की लिस्ट है हम चार पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, हम ये चार पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से होंगे. पहले होगा लिक्विडिटी रेशियोज. ठीक है, नेक्स्ट द एफिशिएंसी रेशियोज, द थर्ड वन विल बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ठीक है, एंड द फोर्थ वन विल बी सॉल्वेंसी रेशियोज. ये चार तरीके से हम लोग अपना क्या करेंगे, फॉर्मूलाज को एक बाय वन देखेंगे. एफिशिएंसी रेशियोज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी एंड टर्नओवर. व्हेन विल सी दिस तब अपन डिस्कस करेंगे क्यों. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज. सो लेट अस स्टार्ट विद द लिक्विडिटी रेशियोज. देखो लिक्विडिटी रेशियोज, इसका मतलब लिक्विड. लिक्विड क्या होता है? पानी. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर. पानी एक जगह पे रहता है क्या? नो, इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स प्लेस, एंड जो भी प्लेस चेंज करता है उसका शेप ले लेता है. ठीक है, वैसे ही हमारी बिजनेस में भी लिक्विड चीजें क्या है, जो अपनी क्या एक टिकती नहीं है, वो चेंज होती रहती है. एक टाइम में कुछ, एक टाइम में कुछ. आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ऐसा कौन सी चीज होगी हमारे बिजनेस में जो कीप्स ऑन चेंजिंग. आप एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आना चाहिए, वो है कैश. कैश एक ऐसी चीज होती है, ऐसा असेट, द मोस्ट लिक्विड असेट वन कैन हैव इज कैश, राइट? अभी मेरे जेब में यार अभी तो 1 लाख रुपए थे, अभी मैंने किसी को 10,000 की पेमेंट कर दी, 90,000 रह गए. वैसे ही मेरे बैंक में कल तो 2 लाख था, सुबह उठी तो ना 1,90,000 हो गया. क्यों? मेरी 10,000 की कोई पेमेंट होगी तो वो कट गई. तो बेसिकली नेवर, इट्स नेवर कांस्टेंट. ठीक है, जो भी चीजें कांस्टेंट नहीं होती हम उसको लिक्विड बोलते हैं. अब हम लोगों को ये कंपनी में ये क्यों जजमेंट कर रहे हैं, क्या जज क्या करना चाहते हैं हम कंपनी का? देखिए हर एक कंपनी को जज किया जाता है शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी. ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ यू कैन से अ ईयर. ठीक है, कि वो अपनी जो भी पेमेंट्स होती है, बहुत सारी डेब्ट्स भी लेती है कंपनी, राइट? शॉर्ट टर्म भी लेती है, लॉन्ग टर्म भी लेती है. तो क्या शॉर्ट टर्म की डेब्ट्स कैसे होगी? जैसे कि मेरे क्रेडिटर्स खड़े होंगे मेरे पास. ठीक है, मेरे पास बिल्स पेबल होंगे. ठीक है, वैसे ही मेरे कुछ असेट्स भी होंगे मेरे पास, राइट?
तो ये शॉर्ट टर्म की जो साइकिल है, क्या उसको पूरी तरीके से बिजनेस संभाल पा रही है, क्या उसको देख पा रही है, जो भी लाइबिलिटीज उनको पे ऑफ कर पा रही है क्या, ये एक्चुअली जज करके देता है लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब देखिए बहुत डीपली कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ ये समझना है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक किया जा रहा है। व्हाट इज बीइंग चेक्ड हियर? द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एनी कंपनी। अगर वो कंपनी यार शॉर्ट टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो लॉन्ग टर्म की तो बात ही छोड़ दो, राइट? वो अपने शॉर्ट टर्म ही नहीं लेके चल पा रही, क्रेडिटर्स को पे नहीं करती है प्रॉपरली, बिल्स पेबल खड़े रहते पे नहीं करती, ऐसी कंपनी में कौन पैसा डालेगा, राइट? तो बेसिकली ये होती है जजमेंट थ्रू लिक्विडिटी रेशियो। वेरी इजी इट इज, कुछ भी नहीं है, दो रेशियोज के थ्रू हम पढ़ेंगे, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। फेवरेट एग्जामिनर का पता नहीं हर एक क्वेश्चन में देता ही है ये करंट, तो उसका फेवरेट है करंट रेशियो, ठीक है? ये और स्टॉक टर्नओवर, ये दो तो हर आपको इसमें दिखेगा। चलिए अपन पढ़ते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज assesses a business liquidity. That means business की liquidity क्या होती है? Its ability to convert into cash and pay off its obligation. इसका मतलब छोटे शॉर्ट टर्म में वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर पा रही है क्या, वो अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रही है, उतना कैश और उतने पैसे उसके पास है क्या करने के लिए, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है? देखिए अभी मेरे को लग रहा है आपको फॉर्मूला खुद ब खुद आना चाहिए। क्यों खुद ब खुद आना चाहिए? हमने बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला का ट्रिक समझा है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी की चीज ढूंढ लो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। करंट रेशियो, दैट मीन्स टू एलिमेंट्स whose name is current. I hope everyone would have got it in their minds. They are current assets and current liabilities. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे किसी को भी डाउट नहीं होगा। रेशियो में दो चीज चाहिए रहती है, हमें पता है, दो एलिमेंट्स, एक ऊपर एक नीचे, तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज, ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। अब मुझे आई होप सो एवरीवन वुड हैव, सबको ये पता ही होगा कि व्हाट आर करंट असेट्स, ठीक है? देखिए करंट असेट्स आर द असेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू मनी और इनटू कैश विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर जो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, उसको हम बोलते हैं करंट असेट्स, ठीक है? पीरियड एक साल का सालाना ही गिना जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप ये याद रखना। देखिए करंट असेट्स में लिखती हूँ, यहाँ पे कैश होगा, ठीक है, बैंक बैलेंस होगा, और क्या हो सकता है? कैश, बैंक बैलेंस, जो मेरे एक साल के अंदर जिससे मेरे को पैसे मिलने होंगे इसलिए एसेट ना, लाइबिलिटी पे ऑफ, राइट? बैंक बैलेंस और डेटर्स लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, यस आई कैन राइट, डेटर्स आर द पीपल, आर द पार्टी जिनको मैंने माल बेच दिया है बट मेरे को पैसा आना बाकी है, वो पैसा आएगा विद इन अ ईयर आएगा, तो मैं उसको करंट असेट्स लिखती हूँ। फिर नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल भी होंगे कुछ। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखिए देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेशियो एनालिसिस। लेट अस सी, ठीक है? देखो क्या होता है, ये दोनों का फर्क क्या है। डेटर्स मतलब मैंने पार्टी को माल बेच दिया, ठीक है, अब वो पैसा आएगा जब आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 महीने के साइकिल के अंदर आएगा, बट कोई पर्टिकुलर डेट मैंने बिल पे नहीं लिखी है, ठीक है? जब मैं पर्टिकुलर डेट लिख देती हूँ बिल पे, दैट आर नॉट डेटर्स, देन इट बिकम्स बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? नेचर सेम है, पूरा का पूरा डेटर्स की तरह ही होती है बिल्स रिसीवेबल, सिर्फ नाम अलग है क्योंकि इनको एक बिल दे दिया गया है जो डेटेड है, क्लियर है? दैट मीन्स उस डेट तक तो वो जो भी पार्टी है उनको हमें पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल एंड आई होप द डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। और क्या होता है बिल्स रिसीवेबल के अलावा? नीचे लिखती हूँ मैं, प्लस स्टॉक बोल दूं मैं। स्टॉक एक ऐसी चीज है जिनको बेच के मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है? मेरे को पैसे आने हैं स्टॉक बेच के, तो दैट मीन्स करंट असेट हो गया मेरा ये। और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मैं बोल सकती हूँ। अभी थोड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस में, मैं बताती हूँ क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। और आउटस्टैंडिंग इनकम भी एक ऐसी चीज है जिनसे पैसे मुझे आने हैं, ठीक है? आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने काम कर दिया पार्टी का, पैसे आने बाकी है, इसलिए करंट असेट, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? दिस आर द करंट असेट्स एवरीवन। लेट्स गो फॉर द लाइबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस की पहले लॉजिक क्लियर करती हूँ। देखो प्रीपेड कुछ एक्सपेंसेस थे जो मैंने पहले से ही पे कर दिए, अब मैंने पे कर दिए तो इसका मतलब मुझे अब पे नहीं करना, राइट? अभी पे नहीं करना है इसलिए मेरा करंट असेट, वरना मुझे पे करने पड़ते, ठीक है? इसलिए उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट असेट्स में लेते हैं। देखिए ये अकाउंटिंग अगर आपका बैकग्राउंड होगा ना तो आपको बहुत क्लियरली होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 11th 12th में हमें बार बार करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज पढ़ाया जाता है।
बट अगर कोई बच्चे का बेस वीक है तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें आपको रेशियो एनालिसिस में कंज्यूम करनी पड़ेगी। उसमें से एक ये है, करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। अभी देखिए करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है, चलिए बताइए आप खुद ही, मेरे को लग रहा है आपको अभी खुद ब खुद आना चाहिए। बिल्स पेबल अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, बिल्स पेबल आएगा, राइट। फिर बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आएगा, ये दोनों ही पार्टी जिनको हमको पे करना है। फर्क रहेगा, वापस अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस वुड बी देयर। व्हाट इज द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस? क्रेडिटर्स को हम पैसे हम लोग ने उधार में माल लिया है, मतलब परचेज किया हमने, राइट। नाउ वी नीड टू पे देम, बट a bill is given to us by a party, that will be called as bills payable, ठीक है। जब पार्टी हमें बिल्स देगी, एक डेटेड देगी, भाई आपको मिस पायल आपको इस डेट पे ये देना है हमको, तो वो कहलाया जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम, ओनली अ बिल डिफरेंस इज देयर विच इज डेटेड, ओके। देन नेक्स्ट कोई और बोल सकता है बैंक ओडी, ठीक है। बैंक ओडी इज वन मोर थिंग, और जिससे हम लोगों को क्या करना रहता है, बैंक ओडी हमारा ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट पैसे खड़े हम लोगों को उनको देना रहता है, जो भी हमने ड्राफ्ट में पैसे लिए, ठीक है, बैंक ओडी जो भी लिए हमने। तो इन शॉर्ट बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओडी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें आई डोंट थिंक तो किसी को भी डाउट होगा, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, जो भी आया वो रेशियो हमारा क्या होगा, प्योर फॉर्म में रेशियो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5:4, ऐसा प्योर फॉर्म बोला जाता है इसको, ठीक है। ये रेशियो वुड बी आर आंसर, ठीक है। डिवाइड करो और आंसर को इस फॉर्म में लेके आइए। अब क्विक रेशियो देखिए, क्विक अभी करंट एसेट्स में से ही, जब भी करंट एसेट्स आता है करंट रेशियो, तो क्विक रेशियो इसमें से ही आता है, ठीक है, कहीं और से नहीं आया। तुम लोगों को अपने आप कर क्विक रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होगा क्विक रेशियो का फॉर्मूला, चलिए बताइए फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे ही क्वेश्चन आता है फॉर्मूला का, अभी खुद पे खुद फ्रेम करना ही आना चाहिए। क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो भी असेट्स करंट असेट्स ही थे, उसमें से क्विक कौन से है, क्विक का मतलब बहुत ही जल्दी फटाफट जो कैश में कन्वर्ट होते हैं, ऐसी कौन सी लायबिलिटी जो फटाफट मुझे पे ऑफ करनी पड़ती है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटीज। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज रिमूव फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये करंट असेट्स है, तो इसमें से ये क्या होगी, क्विक असेट्स होंगे। क्लियर है? इतना समझना है, इसमें से ही क्विक असेट्स निकल रहे। दैट मीन्स एग्जाम में अगर क्विक रेशियो आया, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू फर्स्ट डू करंट रेशियो। आप करंट रेशियो कर लीजिए, करंट असेट्स ढूंढ लीजिए, करंट लायबिलिटीज ढूंढ लीजिए, फिर आप यहाँ इस फॉर्मूला पे जाइए, ठीक है। So let us now find out the quick assets from this, ठीक है, लिटिल क्विकर। देखिए कैश होगा क्या, क्विक। ऑब्वियसली कैश तो अपने आप सबसे मोस्ट लिक्विड थिंग है, तो वो तो क्विक है ही, तो उसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। बैंक क्विक असेट है, राइट। क्विक असेट का मतलब जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते जिसका नेक्स्ट स्टेप ही कैश है, मतलब ये चीज होगी ना, तो नेक्स्ट स्टेप कैश होना चाहिए। ये तो अपने आप में ही कैश है दोनों, ठीक है। डेटर्स पैसा ही मिलेगा, नेक्स्ट कुछ और होने वाला है नहीं, माल बेच दिया डेटर को मैंने, राइट, वो अपना पेमेंट करेगा, दैट मीन्स मुझे कैश ही मिलेगा सीधा। डेटर्स इज ऑल्सो क्विक, ठीक है। नाउ बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल से भी पैसा मिलेगा, सेम नेचर है, क्विक असेट हुआ। नाउ स्टॉक इज लिटिल डिफरेंट। देखो स्टॉक में आपको पता होगा रॉ मटेरियल, WIP और क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कौन से स्टॉक है, ठीक है। और स्टॉक को पहले माल बनाएंगे, फिर बेचेंगे, डेटर बनेगा, फिर पैसे आएंगे। दैट मीन्स अ लॉट मेनी स्टेजेस आर रिमेनिंग, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज नॉट कैश। अगर नेक्स्ट स्टेप कैश नहीं है तो ये क्विक असेट नहीं हुआ, ओके। तो हम यहाँ पे क्विक असेट में इसको माइनस कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए CA करंट असेट माइनस स्टॉक, ठीक है, क्योंकि स्टॉक नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी मुझे बताएंगे, प्रीपेड पे कर चुकी हूँ, नेक्स्ट स्टेप तो कैश आना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप कैश कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब ये तो और भी डिफरेंट आइटम हो गए स्टॉक से भी, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं। देखिए लॉजिक लगा के करेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं भूलेंगे आप, लॉजिक लगाइए। करंट असेट्स में से स्टॉक क्यों माइनस करें, क्योंकि क्विक पैसा नहीं आने वाला स्टॉक में से। प्रीपेड में तो पैसे ऑलरेडी मैं दे के बैठी हूँ, तो पैसा आना ही नहीं है, तो कहाँ से क्विक असेट हुआ ये,
राइट. नेक्स्ट विल गो टू द क्विक लायबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग इनकम. देखो आउटस्टैंडिंग इनकम का मीनिंग क्या होता है, जो पैसा मुझे आना है क्विक. नेक्स्ट स्टेप मेरा पैसा है, ठीक है, अब कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है मेरे उसके बीच में, पार्टी के बीच में, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो क्विक असेट. बिल्स पे, अभी लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं. बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओडी. देखिए ऐसा एक एक करके देखते हैं क्विक कौन सा है. बिल्स पेबल पे करना है मुझे, कुछ और है मेरा और उसका कनेक्शन नहीं, तो दिस इज क्विक, राइट. क्रेडिटर्स क्विक हो गया, मेरे को सीधा पे ही करना है मुझे और कुछ ट्रांजेक्शन बीच में नहीं है. द थिंग विच इज क्विकली नीड्स टू बी पेड ऑफ. नाउ व्हाट अबाउट बैंक ओडी. बैंक ओडी अगर आपको पता होगी तो उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है, ठीक है. जब भी कोई चीज की पर्टिकुलर डेट नहीं है तो क्विक कहाँ से हुआ, राइट. दैट मीन्स ये क्विक नहीं है, डजंट क्वालिफाइज टू बी अ क्विक लायबिलिटी. इन शॉर्ट करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी. आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस. ठीक है, कैसे समझ में आया. लिक्विडिटी रेशियो समझाया मैंने पहले आपको क्या होते हैं, फिर करंट रेशियो और क्विक रेशियो समझाया. ठीक है, आई जस्ट होप यू हैव मेड दिस, बिकॉज ये है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज पर द मार्क्स, बिकॉज ये आता बहुत है. ठीक है, फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ. करंट का मतलब ये होती है ऐसी एसेट जो एक साल के अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम. ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन आप इतनी ये कॉमन थिंग्स है जो आता ही आता है ज्यादातर सम्स में. ठीक है, फिर हमने ये देखा कि उसको डिवाइड करेंगे हम बिल्स पेबल से. करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हमारा करंट रेशियो बन गया. क्विक रेशियो निकालना है. क्विक मतलब इसमें से ऐसे कौन सी चीजें जो फटाफट हम लोगों को पे ऑफ भी करनी है और फटाफट जिसका पैसा भी आएगा. क्लियर है. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के दोनों रेशियोज है, बहुत जल्दी जल्दी, ये एक साल और ये थोड़े महीने में फटाफट कौन सी चीजें कन्वर्ट होती है इनटू कैश. ठीक है, तो इसमें क्विक असेट्स में क्या आएगा, करंट असेट माइनस स्टॉक, बिकॉज स्टॉक जल्दी से पैसा नहीं देगा, राइट. और प्रीपेड एक्सपेंसेस. यहाँ पे तो यार नेक्स्ट स्टेप कैश की बात ही नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी पैसा दे के बैठी हूँ मैं, राइट. तो यहाँ पे तो कैश आना ही नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो माइनस होने ही है. ठीक है, तो ये क्विक असेट नहीं है ना, ये क्विक असेट है. क्विक लायबिलिटी कौन सी नहीं है इसमें से, ओनली एंड ओनली बैंक ओडी इज नॉट अ क्विक लायबिलिटी. इसका मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं रहती पे ऑफ करने की, इसलिए मैं इसको क्विक लायबिलिटी नहीं देती. इन शॉर्ट, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, दिस मेनी थिंग्स विल बी देयर एंड यू विल गेट अगेन अ प्योर फॉर्म रेशियो. ठीक है, let us now start with our efficiency ratios. Efficiency ratios are also called as activity ratios or turnover ratios. देखो स्टूडेंट्स, वेरी इजी टू इंटरप्रेट एफिशिएंसी रेशियोज, वेरी वेरी इजी. एफिशिएंसी नाम से ही वापस पता चल रहा है, क्या मेरी कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है, राइट. अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एफिशिएंसी जज करना, आप कैसे जज करोगे, उसके मार्क्स से, उसके परसेंटेज से, राइट. वैसे ही कंपनी की भी एफिशिएंसी जज की जाती है. किस तरीके से जज की जाएगी, कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया लास्ट ईयर में, राइट. तो हम उसकी प्रॉफिट को देख के हम बताएंगे कि भाई आपकी एफिशिएंसी क्या है. लेकिन क्या प्रॉफिट एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट इज नॉट अ एक्टिविटी, राइट. इसको एक्टिविटी भी बोला गया. बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू जाती है एक कंपनी, उसके बाद जाके रिजल्टेंट प्रॉफिट मिलता है. दैट मीन्स व्हाट आर दोज एक्टिविटीज. ठीक है, मैंने, मेरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, मैं बहुत सारे वेजेस देती हूँ लेबर को, मैं बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज करने के बाद जाके क्या करती हूँ, प्रॉफिट कमा पाती हूँ. ठीक है, लेकिन मैंने कंपनी खोल दी, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को रख दिया, मैंने बहुत सारा काम किया, तो क्या ये इनफ होता है मेरे प्रॉफिट कमाने के लिए. बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दी, आ जाएगा प्रॉफिट बड़ा खोलने से, नहीं. प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है आपकी सेल्स एक्टिविटी. क्लियर है. अगर आपने सेल ही नहीं किया तो आपका पूरा बिजनेस ठप, कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी एक्टिविटीज सब की सब पानी में चली जाएगी इफ यू डोंट सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट. दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हम जज करेंगे आपकी सेल्स के थ्रू, कि आपने जो सेल्स की एक्टिविटी की, क्या वो इतनी एफिशिएंटली की कि आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, राइट. तो हम उसको जज करेंगे थ्रू आर एफिशिएंसी, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो. देखो एक और बहुत बड़ा हिंट अपने आप दे दिया है, टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है. ठीक है, अगर बहुत जनों को पता ही होगा, इन लोगों ने अपने नाम में ही सारे फॉर्मूलाज की हिंट दे दिए. ठीक है, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, टर्नओवर. टर्नओवर इज सेल्स, दैट मीन्स ऑल द फॉर्मूलाज विल हैव अ एलिमेंट कॉल्ड एज सेल्स.
क्योंकि हम आपकी एफिशिएंसी को जज ही आपकी सेल्स से कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है उसको जज करने का, ठीक है। तो इन शॉर्ट हर एक फॉर्मूला में आपका क्या आके बैठ जाएगा, क्या आके बैठ जाएगा, सेल्स, ठीक है। ये बाकी के 3 में भी सेल्स आके बैठा है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले कौन कौन सा, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब एक और हिंट है, टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है, तो आप सीधे सीधे सेल्स लिख सकते हो जैसे ही टर्नओवर रेशियो आएगा तो, ठीक है। अभी देखिए, एक तो मिल गया फिगर आपको, दूसरा फिगर आप मुझे बता दीजिए, मुझे लग रहा है अभी तक तो आपको फॉर्मूला आ गया होगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, इसका मतलब सेल्स को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट्स के साथ। रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड सेल्स इज नोन थ्रू फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। क्लियर, क्योंकि दोनों का मतलब ही रिलेशनशिप होता है, इसलिए तो रेशियो है ये, राइट। सेम थिंग सेल्स अपॉन, अभी मैं क्या लिखूं यहाँ पे, करेंट एसेट्स, वेरी गुड, ठीक है। और लास्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। मेरे को लगता है ये तो सबको आ गया होगा, फॉर्मूलाज बनाने कहीं ना कहीं सीख रहे होगे आप। ये पूरा आपको वीडियो है आपको फॉर्मूलाज बनाना सिखा देगा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है इन दिस होल चैप्टर, इनफैक्ट मेनी चैप्टर्स टू कम, ठीक है। तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। बहुत बच्चों को वर्किंग कैपिटल का रियल मीनिंग नहीं पता, तो मैं पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक कैपिटल होता है परमानेंट, जो अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल सबसे स्टार्ट में लिखा रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, उसको हम परमानेंट बोलते हैं, परमानेंट प्लाविंग ऑफ द फंड्स, ऐसा नाम दिया गया उसको। तो उसके अलावा भी कैपिटल जो होता है, जो रोजाना के बिजनेसेस में हम लोगों को लगता है, वो होता है वर्किंग। देखो नाम, नेम, इट गोज विद वर्किंग, दैट मीन्स डेली चोज में जो हमारे पैसे लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। द मनी यूज्ड इन आवर डेली बिजनेस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, ओके। अब ये वर्किंग कैपिटल को फाइंड करने का एक और छोटा सा फॉर्मूला है, अगर पता होगा तो मुझे पता नहीं, CA माइनस CL, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपके पास अगर ये दोनों है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो वर्किंग कैपिटल को, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आई होप ऑल दिस 3 ratios आर क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। विल गो विद द स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर, ओके। Let us now continue the remaining turnover ratios. We have already dealt with 3 ratios, that is fixed asset turnover, current asset turnover, working capital turnover. Turnover ratios also called as what? Efficiency and activity ratios. We are judging the efficiency of the company through the activities. Activity में सबसे मेन होती है सेल्स एक्टिविटी, इसलिए सारे फॉर्मूलाज में कॉमन फैक्टर है सेल्स, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है अपना। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का क्या आएगा, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट टर्नओवर का क्या आएगा, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का क्या वे है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज द रनिंग मनी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यहां तक हमने डन था। अब देखिए स्टॉक टर्नओवर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मूला, बट आपको कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्टॉक क्यों यूज किया, ठीक है। स्टॉक नीचे आएगा, जैसे कि वर्किंग कैपिटल नीचे आ रहा था, करंट एसेट नीचे आ रहा था, वैसे स्टॉक नीचे आएगा, ये तो क्लियर हुआ होगा। एवरेज क्यों लिया, देखिए आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखने जाए, सिर्फ एक ही आइटम है जो 2 बार दिखती है, सेम नाम भी सेम है, स्टॉक और स्टॉक, बट उसको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बोला गया, राइट। लेकिन है तो स्टॉक ही मेरा, राइट। तो इसलिए डबल एंट्री ना हो और उसका वेटेज ना बढ़ जाए, इसलिए हम लोग ने उसका एवरेज ले लिया, ठीक है। एवरेज लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा और उसका उतना वेट भी नहीं होगा, इसलिए उसका एवरेज लिया जाता है। दैट मीन्स एवरेज स्टॉक विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक फिगर भी आ गया हमारा, ठीक है, और हमने उसको एवरेज कर दिया। अब देखिए ये एक फिगर ऊपर एक फिगर नीचे होना चाहिए, इसलिए भी एवरेज किया हमने। ऊपर का फिगर अभी सेल्स क्यों नहीं, नीचे का तो क्लियर हो गया। एवरेज इसलिए है क्योंकि स्टॉक 2 होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग रहता है। कौन सा लूं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, इसलिए दोनों का एवरेज ले लेती हूँ, ठीक है, सो दैट अ सिमेट्री इज सेटल्ड। सिमेट्री का मतलब देखिए जानिए, जो ऊपर और नीचे है ना, इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन क्या होता है, दोनों जन का कंपैरिजन जब हो सकता है जब वो सिमेट्री पे चल रहे, राइट। एक को रेस में आगे भगा और एक को पीछे की लेन दो, ऐसा नहीं होता। दे हैव टू बी इन द सेम लाइन, राइट, सो दैट दे कैन रन। सो सेम थिंग, सिमेट्री का मतलब सेम होता है। एवरेज स्टॉक अगर आपने लिया है तो सिमेट्री में ऊपर का होना चाहिए,
इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं क्यों बता रही हूँ। देखिए स्टॉक आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें ऑलवेज इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, राइट। आप स्टॉक पे प्रॉफिट ऐड करके रखते हो क्या? नहीं, प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आती है, राइट। तो इन शॉर्ट में स्टॉक इज ऑलवेज एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट में है ये फिगर, मैं इसको सेल्स में डाल दूँ फिगर को, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा ना, इट इज नॉट अ सिमेट्री देन। दैट इज वाई, सो दैट देयर कंपैरिजन इज ऑन द सेम लाइन, we actually take what the cost of the goods sold। हम ऊपर भी कॉस्ट ले लेते हैं, ऊपर सेल्स के बदले हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस आपको ये समझना है। अगर आपने ये एवरेज स्टॉक समझा तो ऊपर समझने में मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी होगी। स्टॉक इज ऑलवेज एट कॉस्ट, दैट इज व्हाई वी एक्चुअली टेंड टू टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉट सेल्स। ठीक है, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई होप एवरीवन नो हाउ टू कैलकुलेट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा होगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, टू परचेसेस रिकॉर्ड करते हैं, टू वेजेस रिकॉर्ड करते हैं, टू कैरेज इनवर्ड, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सारे जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो हम सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे करते हैं, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है सीओजीएस को कैलकुलेट करना, क्योंकि वो लोग 90% नहीं देंगे आपको रेडीमेड फिगर, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू वेजेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस ले लो। अभी ये पूरे का बैलेंस हमको बैलेंस करना है यहाँ पे, उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट हम कैरी करते हैं, राइट। बैलेंस करने के लिए फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं। रिमेंबर इन द पीएनएल वी ब्रॉट इट डाउन। तो दिस ये जो पूरा का पूरा है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर के जो माल को बेचा जा रहा है उस माल को हम लोग जब बेचने तक आते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस व्हाट, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो इसको, क्योंकि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि आपके फैक्ट्री में माल आने तक से बेचने तक के जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे कॉस्ट है वो गुड्स को बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है, बहुत इजी है। ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीजें यहाँ पे आके बैठ जाती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देयर इज वन मोर वे, आपको सीओजीएस का एक और भी आता है, सीओजीएस इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस व्हाट, पूरा सेल्स लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए आप अगर सेल्स का फिगर आपको रेडीमेड दिया है यहाँ पे और ग्रॉस प्रॉफिट का रेडीमेड फिगर दिया हुआ है, तो व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला कि सेल्स अगर 5 लाख का है, समझो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का है, तो इन शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख, ठीक है। फिर आपको ये सब ऐड करके लेस नहीं करना पड़ेगा, बट वो भी कहीं कहीं सब में नहीं दिया रहता, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा टोप बात नहीं है, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, उल्टा कैलकुलेशन। दैट मीन्स ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस द फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक will give me what, my cost of goods sold. Okay, this will again be useful in other formula, so you have to do it anyhow, COGS, you can't miss this. Okay, रब कर दूं फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर विद एवरीवन। कभी लाइफ में नहीं भूलना चाहिए अब ये फॉर्मूला, आपको ये जाएगा भी नहीं लाइफ में कभी कहीं, ये रहेगा आपके पास हमेशा। चलो डेटर्स टर्नओवर, देखो डेटर्स टर्नओवर ये क्लियर हुआ ना, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का भी लिख देती हूँ यहाँ पे, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओके, डिवाइड बाय 2। आई होप एवरीवन वुड बी नोइंग दिस, बट देन 2 सब कुछ लिख के रहो। देखो डेटर्स टर्नओवर, अभी डेटर्स टर्नओवर सेल्स होगी तो डेटर्स टर्नओवर आएगा, वापस सेल्स तो है, बट क्या ये सेल्स नॉर्मल सेल्स है? देखो सेल्स 2 टाइप की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, राइट। कैश सेल्स कौन सी होती है, जो माल बेच दिया हमारा, उनके साथ ट्रांजैक्शन खत्म पार्टी के साथ। डेटर कब कहलाती है पार्टी, जब पैसा देना बाकी है, दैट मीन्स आई हैव सोल्ड इन क्रेडिट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सेल्स नॉर्मल नहीं आएगी, बट क्या आएगी, क्रेडिट सेल्स आएगी। क्लियर, क्या आएगी, क्रेडिट सेल्स। और एक और वर्ड आएगा इधर, नेट क्रेडिट सेल्स। अब आप बोलोगे मैम नेट की यूज क्या,
देखो आपने क्रेडिट में माल बेचते हो तो बहुत बार माल की कुछ परसेंटेज वापस भी आ जाती है, सेल्स रिटर्न भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाख का माल बेचा, 10,000 का रिटर्न आ गया, दैट मीन्स माई नेट क्रेडिट सेल्स इज 1,90,000। सो दैट इज वाई वी हैव टेकन इट एज नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, ये सब छोटी छोटी चीजें एज अकाउंट स्टूडेंट यू वुड बी नोइंग दिस, बट देन टू एक एक चीज के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से मार्क्स जाते हैं, ठीक है, एंड रॉन्ग कैलकुलेशंस होते हैं। अभी डिवाइड बाय क्या, डेटर्स से डिवाइड करना है मैडम, क्या आप भी पूछ लो? नहीं, यहाँ पे डेटर्स ही से है, लेकिन वर्ड अलग यूज किया गया है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या वर्ड यूज किया है? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या है इसका मीन? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर्स ही होगा, बट फिर डेटर्स क्यों नहीं यूज किया? कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? राइट, देखिए यहाँ पे है ना, डेटर्स भी आएगा प्लस बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, इसीलिए दे हैव यूज्ड सच वर्ड। मैंने आपको जब करंट असेट पढ़ाया था तभी मैंने आपको बोल दिया था, लाइक डेटर्स एक और है एलिमेंट जो सेम टू सेम बिहेव करता है उसकी तरह, दैट आर बिल्स रिसीवेबल। फर्क क्या है? डेट का। बिल्स में आप डेट के पर्टिकुलर डेट लिख देते हो कि भाई मेरे को तू ये डेट तक पैसा दे, राइट, तो बिल्स रिसीवेबल बन जाते, बट इट इज जस्ट लाइक डेटर्स। दैट इज वाई टू अवॉइड द कंफ्यूजन वी हैव यूज्ड द वर्ड एज अकाउंट रिसीवेबल्स। दैट मीन्स अगर आपकी शीट में, आपकी स्टेटमेंट में बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है, तो आपको उसको ऐड करना है, ठीक है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को ऐड करो। अब एवरेज क्यों यूज किया? देखो बहुत बार ऐसा होता है कि ओपनिंग डेटर्स होता है, क्लोजिंग डेटर्स होता है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल होता है, क्लोजिंग होता है, दैट इज वाई दे हैव टोल्ड यहाँ पे भी एवरेज कर लो। अगर 2 फिगर है, कोई भी फिगर 2 है तो आपको उसका एवरेज करना ही पड़ेगा। क्यों? हमको एक ही फिगर चाहिए, हमको यहाँ पे एक ही फिगर चाहिए, क्योंकि ऊपर का एक फिगर है। क्लियर? सो वी आर डन विथ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। सिमेट्री करने के लिए हमने किया है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ देखो इसी का ना एक और फॉर्मूला है, एवरेज डेप्ट कलेक्शन। कभी भी अगर एवरेज डेप्ट कलेक्शन पीरियड आता है तो आपको कैसे भी करके पहले डेटर्स टर्नओवर ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? देखिए आपका जो भी एवरेज कलेक्शन का पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? 30। देखिए आप मंथ्स में करेंगे तो आपको 12 मंथ्स लिखना है या तो 365 डेज लिखना है, ठीक है। 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय माय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जो भी आएगा ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आया तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय 6, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल हियर, ओके। व्हाटएवर हैज कम हियर यू हैव टू जस्ट टेक इट हियर इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या लोगे? अगर मंथ्स दिया है आपको, मंथ्स में कैलकुलेट करने पूछा है तो आप मंथ्स में, वरना नहीं बोला रहता है तो यू हैव टू यूज डेज, ठीक है। वेरी इजी इट इज, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कलेक्शन पीरियड में सोचना है कि आपको डेटर्स टर्नओवर पहले फाइंड करना है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय द डेटर्स टर्नओवर। इसका मीनिंग क्या है ये रेशियो का? देखो एवरेज कितने दिन में मेरी डेप्ट को मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, एफिशिएंसी दिखा रहा है ना अपने आप में बहुत बड़ी, कि आप डेप्ट को कितनी दिन में कलेक्ट कर पा रहे हो, वो आपकी ये रेशियो बताएगी, ठीक है। और ये डेटर्स टर्नओवर क्या बताएगा? आपकी रोटेशन क्या है डेटर्स टर्नओवर, इसका मतलब रोटेशन क्या है आपके डेटर्स की। अगर यहाँ पे 6 बार आ रहा है, 6 टाइम्स इन अ ईयर आप रोटेट कर रहे हो, 8 टाइम्स तो 8 टाइम आप उससे रोटेट करो। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। द ग्रेटर द डेटर्स टर्नओवर रेशियो बेटर इट इज, ओके। विल गो विद द क्रेडिटर्स टर्नओवर नाउ। अभी क्रेडिटर्स टर्नओवर आपको खुद को ही आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसे खुद को आना चाहिए? सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ नेम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटर था, यहाँ पे क्रेडिटर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखे? नेट क्रेडिट परचेसेस लिख दूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं परचेस करूंगी तो ही तो क्रेडिटर कहलाऊंगी, राइट। नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स। और मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत ही होशियार है, अपने आप जवाब देंगे, ठीक है, जैसे क्लास में देते आए हो। कैसे? क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है? जिससे हमें पैसा हमें दे रहा है, जिसको हमें पैसा दे रहा है। अभी यार नेट में अगर मैंने क्रेडिट में माल लिया होगा तो ही होगा, तो क्रेडिट परचेस ही कंसीडर करूंगी। कैश में जो परचेस किया खत्म, बट क्रेडिट का यहाँ पे आएगा, और नेट का मतलब मेरा रिटर्न माइनस होगा, ठीक है। जो माल में वापस रिटर्न कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको रिटर्न करने से उसको माइनस करना पड़ेगा। दैट इज नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइड बाय व्हाट? एवरेज अकाउंट पेबल। इसमें क्या क्या आएगा अभी आप बताएंगे? बिल पेबल प्लस क्रेडिटर्स। सिंस दोनों ही सेम ही होता है, खाली एक ही फर्क रहता है, नाम अलग रहता है। अपने को पता है नाम क्यों अलग रहता है। अगर बिल रहता है
तो बिल्स पेबल क्योंकि एक डेट लिखी जाती है उसके ऊपर, दैट इज वाई इट्स बिल्स पेबल एंड अदर्स आर क्रेडिटर्स। दोनों का नेचर सेम है, दोनों से पैसा हम लोगों को दोनों को पैसा देना है, यहाँ पे दोनों से पैसा लेना है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को देना है तो दोनों पेबल्स बन जाएंगे हमारे अकाउंट पेबल्स। एवरेज वर्ड इसलिए यूज किया अगर सब में ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग दिया है तो बहुत ही रेयरली देखा गया है ये कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया जाता है, बट रेशियो एनालिसिस का कोई भरोसा नहीं। ये चैप्टर में उन लोग आपको प्रो समझते, प्रो TY BCom ले लो, आप CA ले लो, CS ले लो, उसमें तो प्रो समझते ही है। हर एक इस जिसमें भी रेशियो एनालिसिस आता है ना उसमें डीपली आता है, तो आपको डीपली करना पड़ेगा ये, ठीक है। एक बार फॉर्मूला समझ लो देन इट विल बी ऑन द टिप्स, ठीक है। आई होप एवरी फॉर्मूला इज अंडरस्टूड बाय यू। एक फॉर्मूला छूट गया, देखिए फॉर्मूला के अंदर एवरेज क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, इसका मतलब अभी क्या है, मैं कितनी दिन में उनको पेमेंट कर रही हूँ, एवरेज में कितनी दिन में उनको पेमेंट करूँ क्रेडिटर्स को, ठीक है। इसका मतलब 12 मंथ और 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब आपको ये भी आ ही जाना चाहिए था। क्यों आ जाना चाहिए था, ऑलरेडी अपन ने डेटर्स के लिए एवरेज डेब्ट कलेक्शन किया था, वैसे ही एवरेज क्रेडिटर पेमेंट मैं कितनी दिन में पे कर रही हूँ, ठीक है। 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइड बाय द क्रेडिटर्स टर्नओवर। इसकी भी प्री कंडीशन क्या है, आपको पहले से क्रेडिटर्स टर्नओवर निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। We'll be now seeing the third part, that is the profitability ratios, and the last would be the solvency ratios, ठीक है। So we have already done the two parts of the ratio analysis। एक में फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा liquidity ratios, that means the short term solvency ratios, ठीक है। सेकेंड में हमने देखा efficiency ratios, ठीक है। अब हम देखेंगे profitability ratios, ठीक है। पहले शॉर्ट टर्म में वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं वो देखा, सेकेंड में देखा कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है कि नहीं, थर्ड कंपनी क्या प्रॉफिटेबिलिटी लेके चल रही है अपने साथ, ओके। तो दैट विल बी जस्ट टू दिस रेशियोज, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। प्रॉफिट का सबसे बड़ा कारण अपनी कंपनी का क्या कारण रहता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी कंपनी को आता है, जो सबसे ज्यादा सेल्स करती है, ठीक है। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेल्स, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी कंपनी की प्रॉफिट होगी सेल्स के वजह से, ठीक है। तो इन अ वे सेल्स तो रिलेशन में होगा ही, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे अपने को दो तरीके से बांटे गए फॉर्मूलाज को, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज व्हाई मैंने एक चार्ट बना दिया सो दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। ये चार्ट कहीं बहुत कम जगह पे आपको दिखने मिलेगा, तो आप एक बार क्लियरली इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई एम अलाउइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू टेक इट, ठीक है। अब देखो इन रिलेशन टू सेल, जब प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनी की जो सेल्स के वजह से आती है, तो उसके 4 रेशियोज बनते हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैं फॉर्मूलाज आपको बताती हूँ कैसे बनाना, ठीक है। देन प्रॉफिट इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो एक और चीज आ गई, इन्वेस्टमेंट्स। देखिए कंपनी सिर्फ सेल्स के थ्रू प्रॉफिट नहीं कमाती, कंपनी कुछ रिजर्व्स रखती है, वो रिजर्व से वो इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, फ्यूचर रेवेन्यूज के लिए अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट करके वो ग्रोथ करना चाहती है। तो वो इन्वेस्टमेंट से वो क्या प्रॉफिट कमा रही है वो हमें इसमें दिखाना है, ठीक है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अभी आपको खुद ब खुद आना चाहिए, ठीक है, कि इसके 2 चीज क्या होने वाली है, इसमें 2 फिगर्स। एक तो दिस, आप ये पढ़िए एक बार, दिस रेशियो शोज व्हाट हाउ वेल अ कंपनी कैन जनरेट प्रॉफिट्स, हाउ वेल अ कंपनी कैन जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स सेल्स ऑपरेशंस, ठीक है। जो वो सेल्स करती है उसके थ्रू कितना प्रॉफिट, कितने अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ये रेशियोज वो बताएंगे, क्लियर है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आप मुझे बताइए अभी, मैम ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा ही, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे हम अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे, नेट सेल्स, क्लियर है। नेट प्रॉफिट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, राइट। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आएगा, देखिए अभी ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बोल दीजिए आप, या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अभी अपन देखते हैं वाई 100। उसके पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमने सीओजीएस फाइंड करना ढूंढा, वही सीओजीएस के नीचे जब पीएनएल आता है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, क्लियर है। आपको वो पीएनएल से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उठाने हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्लियर है।
आप इसको इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, बट मैं एक बार है ना ड्रॉ करके आपको बताती तो बेटर क्लियर होगा आपको। देखिए हमने ऐसे देखा था, राइट, क्या देखा था, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को COGS के लिए चाहिए, फिर PNL बनता है, राइट। तो टू ओपनिंग, टू परचेसेस, टू कैरेज इनवर्ड ले लो, फिर और क्या क्या आता है, टू वेजेस, यहाँ पे बाय सेल्स आएगा और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। हमने ये सब देखा था। बैलेंस किधर कैरीड होता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है, इसका बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। मैं इसको सिर्फ कंटिन्यू कर रही हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और क्या ऐड होगा। यहाँ पे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट जब कैरी डाउन करते हो तो यहाँ पे PNL शुरू हो जाती है आपकी, राइट। ये PNL अकाउंट में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है टू सैलरी टू एडमिन स्टाफ, ठीक है, फिर लिखा है टू एडमिन एक्सपेंसेस, फिर टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू S&D, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा गया है टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ज्यादातर मैंने देखा है सम्स में आता है एडमिन एंड एडमिन आता है, एडमिन ऑन ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो राइट हियर COGS प्लस एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस S&D एक्सपेंसेस। आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो इसी का, ठीक है। तो आपको क्या एग्जाम में क्लिक हो जाएगा अगर आपने ये लिख दिया तो, ठीक है। मैं अभी ये रब कर दूं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। COGS का मतलब पता है ना, अगर सेल्स को आप सीधा ग्रॉस प्रॉफिट से भी माइनस करते हो तो COGS आ जाता है। और एक और COGS का क्या वे है फाइंड करने का, चलो वो भी मुझे बता दो आप लोग। COGS इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस माइनस व्हाट, फटाफट बताओ। अगर मेरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो एकदम 100% आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये मेरा COGS हो गया। COGS कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय सेल्स माइनस GP, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स गो टू द लास्ट वन, ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो वही पूरे के पूरे उससे ही चार्ट से ही एक्चुअली आ जाता। पहले तो मुझे आप फॉर्मूला बताएंगे, क्या आएगा फॉर्मूला इसका, ऊपर क्या लिखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब इनटू 100 का लॉजिक बताना है मुझे। देखिए वो जो हम लोग ने पूरा किया था ना, COGS एक्सपेंसेस था, COGS भी, और हमारे ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आप सेल से दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, लॉजिकल ना। तो इन शॉर्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस व्हाट, COGS माइनस माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल गिव मी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सारे के सारे रेशियोज परसेंटेज फॉर्म में होंगे। मैंने 3 प्योर बताया था, एक प्योर फॉर्म, एक परसेंटेज फॉर्म, एक रेट फॉर्म्स, ठीक है। टर्नओवर रेशियो सारे के सारे रेट्स में होंगे, दैट मीन नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने लेटर्स को एक्सप्लेन करते नंबर ऑफ टाइम्स बताया था कि इतनी बार आपका टर्न हो रहा है, राइट। तो वैसे यहाँ पे परसेंटेज, क्यों परसेंटेज, आप नेट प्रॉफिट को ऐसे बोल सकते हो 2:3 है, नहीं, यू हैव टू टेल दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज दिस मच परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट इज दिस मच परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। क्लियर है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना परसेंटेज है, दैट इज द बेटर क्राइटेरिया टू जज अ कंपनी, राइट। तो दैट इज वाई इन शॉर्ट दिस ऑल विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 100, ठीक है। ये चारों के चारों फॉर्मूलाज को आप इनटू 100 करोगे। लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स क्या होती है, ठीक है। हमारी कंपनी ने सेल्स किया, उसके थ्रू कितना प्रॉफिट कमाया, थ्रू 4 रेशियोज, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, आप जब आपकी कंपनी जब इन्वेस्टमेंट्स करती है उसके थ्रू जो प्रॉफिट कमाती है वो किस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, थ्रू दिस 3 रेशियोज, ठीक है। उसमें से फर्स्ट रेशियो है ये, विच इज द मोस्ट कॉमन रेशियो एवर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन ऑल द रेशियोज। देखो दिस रेशियोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट, ये एक और बात है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछी जाती है, ठीक है।
दिस रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट, कंबाइंड और मिक्स्ड रेशियोज। ठीक है, कंबाइंड का मतलब यहाँ पे दो फिगर्स जो भी आएंगे ये रेशियोज में, उसमें से एक रेशियो, एक जो फिगर होगा वो बैलेंस शीट से उठाया जाएगा और एक फिगर वो रेवेन्यू स्टेटमेंट से उठाया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया कंबाइंड रेशियो। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए हमारी कंपनी ने जो कैपिटल को एम्प्लॉय किया है, कैपिटल को एम्प्लॉय किया बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकती। ठीक है, जो भी कैपिटल को एम्प्लॉय किया उसका रिटर्न क्या ला पा रही है कंपनी। ठीक है, इन अ वे वी आर जजिंग आवर कंपनीज व्हाट द मेन थिंग दैट इज अ रिटर्न। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसको पॉपुलरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को जाना जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आपको ये पूछा कि ये सेम ही होता है। अब आरओआई की ऊपर जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको ये याद रखना है। अगर आपने आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स लगा दिया तो इसका मीनिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसका भी रीजन है, इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं वो हम इंटरेस्ट और इसके पहले देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हमारी कंपनी ने कमाया इंटरेस्ट पे ऑफ करने के पहले। ठीक है, इंटरेस्ट पे ऑफ करने की पहले पता होना चाहिए, इसलिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अभी देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों आएंगे, दोनों फंड्स। अभी शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स ने मेरी कंपनी में पैसे लगाए। कौन कौन लगाता है कंपनी में पैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल लगाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगाता है, राइट। शेयर होल्डर्स तो यही दोनों है, राइट। तो ये दोनों ही होता है क्या फंड में, नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होता है फंड में। वही फंड में जो इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है उसी में रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड आउट होता है, राइट। एंड उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, माइनस द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। तो जो भी डेब्ट और लोन्स होती है वो हम डेब्ट प्लस लोन लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज गॉट द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरी बिजनेस में कितना कैपिटल को एम्प्लॉय किया गया है, कौन कौन सा कैपिटल होता है, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, राइट, और कौन सा होता है, डेब्ट भी तो होता है, वो भी तो पैसा कैपिटल ही एम्प्लॉय कर रही हूँ मैं मेरे बिजनेस में, राइट, तो उसको भी ऐड करना है। लेट अस कंटिन्यू। इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स देखा हमने प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो देखा दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मोर पॉपुलरली नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। द सेकेंड वन इज रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको थोड़ी चीजें मैंने बोला था आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले वाले में हमने क्या देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे लिखा था हमने, और जो भी रिटर्न का मतलब प्रॉफिट वो ऊपर लिखा था। सेम थिंग विल गो ऑन ऑल द रिटर्न फॉर्मूलास। ठीक है, रिटर्न ऊपर लिखेंगे, रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स लेना है कि आफ्टर, वो इंपॉर्टेंस रखेगा। अभी देखिए प्रोप्राइटर को जो फंड, प्रोप्राइटर का जो हम फंड यूज कर रहे हैं, राइट, उसको क्या रिटर्न दिया जा रहा है वो ये रेशियो आपको बताएगा। ठीक है, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा यहाँ पे, टैक्स वैक्स सब पे करने के बाद क्या प्रॉफिट बच गया है, ठीक है, तो डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100। अब प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आएगा, कौन कौन होते हैं प्रोप्राइटर्स हमारे, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द प्रोप्राइटर्स। तो इन शॉर्ट प्रोप्राइटर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था फर्स्ट वाले फॉर्मूला में, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। नेक्स्ट, ये हो गया रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर लिखा था इसलिए नीचे प्रोप्राइटर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो नीचे आप शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, देखो अभी रिटर्न वापस प्रॉफिट आएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, इक्विटी फंड आएगा। क्यों, क्योंकि हम इक्विटी वालों को पर्टिकुलरली जज करना है कि हमारा रिटर्न क्या है। सबको पैसा देने के बाद जो अल्टीमेटली भाग पैसा बचता है तो हम लोगों को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। सो दे वांट टू जज देमसेल्फ दैट व्हाट इज रिटर्न वी आर गेटिंग। सो इन शॉर्ट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है, ये प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर टैक्स ही होगा, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन आफ्टर टैक्स के बाद भी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचता है वो बांटा जाता है इक्विटी वालों को। ठीक है, इसलिए इसको हमने, ये भी आप बोल सकते हो दैट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्वल्स टू व्हाट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ पे कर दिया, ठीक है, माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, अब मैं अल्टीमेटली चेक करूं मेरे पास क्या मेरे को आना है, इक्विटी वाले, ठीक है, और नीचे इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड पर्टिकुलरली है तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा, वही है, राइट। इक्विटी फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। लेट्स बिगिन विद द लास्ट पार्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, दैट इज द फोर्थ पार्ट, सॉल्वेंसी रेशियोज।
हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में हमने क्या देखा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। देन वी चेक कंपनीज एफिशिएंसी थ्रू एफिशिएंसी रेशियोज। देन वी चेक द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज द सॉल्वेंसी रेशियोज। अब इसका क्या मतलब है, सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब है लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। In short, will my company survive in the long term? Yes or no? The answer will be given by the solvency ratios. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। आपको यही नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, अपने डेब्ट्स की पेमेंट कर पाएगी कि नहीं, तो क्या मतलब है, राइट। देखिए कंपनी बहुत सारे डेब्ट्स लेके बैठती है, डिवेंचर्स इशू करती है और लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है, उसका पेमेंट वो अच्छे से कर पाती है कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं जज करके देता है हमारा सॉल्वेंसी। These ratios are also called as financial leverage ratios. It compares a company debt level with its assets, equity and earnings. अब वो अपनी क्या करते हैं, हम डेप्ट लेवल को चेक करते हैं, किसके सामने, उसकी इक्विटी, उसकी अर्निंग्स के सामने, उसके असेट्स के सामने। क्या उसके असेट्स, इक्विटी और ये जो अर्निंग्स है उसके सामने वो अपनी डेप्ट की पेमेंट प्रॉपरली कर पाएगी कि नहीं, ठीक है। टू इवेल्युएट वेदर कंपनी कैन सर्वाइव, ठीक है। देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो, अभी ये तो अपने आप में आंसर दे दिया इसने, डेप्ट अपॉन इक्विटी, राइट। बट स्टूडेंट्स गेट लिटिल कंफ्यूज्ड हियर, तो इसलिए मैंने दूसरा फॉर्मूला भी लिखा है। टेक्स्ट बुक ज्यादातर दोनों फॉर्मूलाज लिखती है, कभी ये वाला कभी ये वाला, बट यू फॉलो बोथ, यू कैन राइट बोथ बट फॉलो दिस वन, द रेड वन, बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। दैट मीन्स whenever you write proprietors fund you can use what, equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus the miscellaneous expenditures, ओके। एंड बोरोड फंड हमें पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो भी होती है वो, एंड प्लस डिबेंचर्स। प्रोप्राइटरी मींस शेयर होल्डर, तो दिस इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। टोटल असेट्स क्यों, अब ये लॉजिक लगाओ, देखो मेरी कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा लिया, राइट, तो मैंने वो शेयर होल्डर्स की फंड, असेट्स के सामने शेयर होल्डर फंड कितना है वो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। क्लियर है, हमारे असेट्स कितने हैं शेयर होल्डर्स फंड के सामने। This is compared to proprietary ratio. The formula for it is proprietary ratio is equal to shareholder fund upon total assets into 100. Let us continue the last part of the solvency ratios. Third formula, capital gearing ratio. देखिए कैपिटल गियरिंग में अभी क्या है, पहले वो फॉर्मूला समझिए, ये समझना बहुत जरूरी, बहुत कंफ्यूजन रहती है ये फॉर्मूला में सबको। देखिए हमारे कैपिटल के दो टाइप होते हैं, कुछ कैपिटल ऐसे होते हैं हमारी कंपनी जो लेती है उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ता है, ठीक है, और कुछ कैपिटल ऐसा रहता है जिससे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट ना भी दे तो भी उनका पैसा हमारे पास रहता है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए, अभी तक अगर आप रेशियो के इस लेवल तक वीडियो देख रहे हैं तो अब तक आपको पता होगा कि कौन से ऐसे फिक्स्ड कैपिटल किसको रहता है, डिबेंचर होल्डर्स, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ता है। लोन गिवर्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें उनको देना ही पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनको एक फिक्स परसेंटेज हम देते हैं, ठीक है, उनका भी फिक्स किया जाता है एक परसेंटेज। किसका फिक्स नहीं किया जाता है, इक्विटी वालों का, राइट। दैट मीन्स ये दोनों की कंपैरिजन होगी कैपिटल गियरिंग में कि कितना गियरिंग हो रहा है मेरे कैपिटल का, फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड का, ठीक है। तो सिक्योरिटीज बेरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में नॉट बेरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कौन कौन सी होती है, डेप्थ और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड नॉन फिक्स्ड रिजर्व्स मेरी और इक्विटी के अंदर रिजर्व्स हमेशा ही रहता है। नाउ द फोर्थ वन, इंटरेस्ट को मेरा प्रॉफिट आराम से कवर कर पा रहा है कि नहीं ये बताएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑब्वियसली इंटरेस्ट के पहले ही मुझे देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है मेरा, उसके बाद डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट विल गिव मी माय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। कवर करना है इसलिए इंटरेस्ट नीचे रहेगा, ओके। और क्या कवर करता है इंटरेस्ट को, मेरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। टोटल असेट टू डेप्थ, आंसर ही बता दिया, टोटल असेट ऊपर लिख दो और डेप्थ नीचे लिख दो। होप आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन दिस लेक्चर्स, ठीक है। एंड इट बिकम्स यूजफुल फॉर एवरीवन हु हैव ए सीइंग। मैंने लेमन लैंग्वेज पे गिर के एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ाई की थी वो सब मैं कर रही हूँ, सो आई होप इट बिकम्स यूजफुल टू एवरीवन हु हैव इज वाचिंग माय वीडियो। सो काइंडली इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।